Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। आज लेकर के आया हूं आपके लिए कहानी पूस की रात। जी हाँ, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद कहानी के लेखक हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए विभिन्न स्टेट के जो विद्यालय हैं और साथ ही महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम में शामिल ये कहानी है। और साथ ही सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर और कॉलेज व्याख्याता के सिलेबस में भी ये कहानी शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूस की रात कहानी, मुंशी प्रेमचंद लेखक। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूस की रात कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है 1930 में ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पूस की रात कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की है 1930 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई, सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। अब यहाँ पर देखिए कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हल्कू, और सहना उससे पैसे मांगता है तो वो उससे पैसे लेने आया है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। देखिए दोस्तों, मुन्नी कौन है? हल्कू की बीवी। और ये क्या बोलती है कि अभी कितने रुपए हैं? केवल घर में 3 ही रुपये हैं। कितने रुपये? 3 रुपये। और वो भी किसके लिए इकट्ठे कर रखे? कंबल, सर्दी में सर्दी से बचने के लिए कंबल लाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। पूस का मतलब यहाँ पर जाड़ा, जाड़े की रात, पूस का जो महीना होता है उसके लिए काम में लिया गया है। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। हार यानी मतलब जो खेत हैं, जो खेत है वहां पर ये रात को सोता है खुले में। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, हल्कू। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने क्यों कहा है कि उसके नाम को झूठ सिद्ध करता है। कि उसका नाम तो है हल्कू, लेकिन उसका शरीर कैसा है? भारी भरकम शरीर है। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई और उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितने बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। अर्थात कठोर सत्य किसके लिए कहा गया है? हल्कू ने उदास होकर के कहा ना कि क्या मैं उसकी गाली खाऊं। ये एक कठोर सत्यता, अर्थात वह अगर पैसा नहीं देगा तो वह उसको, हल्कू को, गाली निकालेगा। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले। उसने किसने? मुन्नी ने। लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ साथ उसका मस्तक पानी दीनता के बाहर से दबा जा रहा था। देखिए कंबल के लिए कितने रुपए इकट्ठे किए थे उसने? 3 रुपये। अगला दृश्य है पूस की अंधेरी रात। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। देखिए ऊख के पत्तों की छतरी,
के नीचे, किसकी छतरी के नीचे? ऊख के पत्तों यानी कि जो ऊख गन्ना है उसकी पत्तों की जो छतरी है उसके नीचे बांस के खटोले पर सर्दी से काँप रहा है। खाट के नीचे उसका संगी साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर दो में से एक को भी अर्थात किसके लिए दो शब्द काम में लिया है? एक तो हल्कू के लिए और एक उसका जो कुत्ता था जबरा उसके लिए, अर्थात दोनों में से किसी एक को भी नींद नहीं आ रही थी। किस लिए? सर्दी के कारण, सर्दी तेज थी इसलिए दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। कुत्ते का क्या नाम था? जबरा। बढ़ते आगे, हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े धूम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। अब देखिए पछुआ जो पवन है, ठंडी पवन, उसके लिए काम में लिया है शब्द को। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। देखिए हल्कू कितनी चिलम पी चुका? 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात लेखक ने हल्कू के माध्यम से कही है। क्योंकि ये जो कहानी है पूस की रात, ये जो किसान हैं, जो गरीब व्यक्ति है, उनके आर्थिक शोषण और जो सामाजिक ताना बाना है उसके ऊपर बहुत ही कटाक्ष करती है, व्यंग्य करती है कि किस प्रकार जो गरीब व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, जो मेहनत करते हैं, वो खेत में पड़े पड़े ठंड झेलते हैं, भीषण जो सर्दी है उसको झेलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो काम धाम कुछ नहीं करते लेकिन उनके पास ऐशो आराम के सारे संसाधन हैं, जो सर्दी में मोटे मोटे गद्दे, लियाप और कंबल ओढ़े मजे से सो रहे होते हैं। तो देखिए मजूरी हम करें और मजा दूसरा लौटे। तो ये कहीं ना कहीं जो आर्थिक शोषण है उससे जुड़ी हुई बात यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। जबरा कौन है? हल्कू का कुत्ता। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार सोऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। अर्थात सर्दी बहुत तेज थी जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। जब किसी तरह न रहा गया उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। देखिए जबरा को भी कैसे लग रहा था, मानो स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता जितनी तत्परता से उसने जबरा को गले लगाया। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। अर्थात जबरा को लगा कोई आया है, कोई जानवर की आने की आहट आई तो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की बात ही उछल रहा था। अर्थात वह जबरा अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। 1 घंटा और गुजर गया
रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू कर दिया, अर्थात सर्दी और बढ़ी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, अर्थात अभी सुबह होने में भी बहुत समय बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों के ढेर लगे हुए थे। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता, अर्थात हल्कू वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सर्दी ज़्यादा है, इस वजह से सर्दी से बचने के लिए अब उसे बैठे नहीं रह जाता, अर्थात सर्दी सहन नहीं हो पा रही है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए या बचा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, मतलब उस अलाव को कूद गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबा लेता था। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती फिर से उसे आलस आलस उसका बढ़ रहा था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। किसका झुंड था? शायद नील गायों का झुंड था, ऐसा हल्कू को लगा। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े
पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहनीय जान पड़ा, वह अपनी जगह से नहीं हिला। अब देखिए हल्कू को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि खेत में जानवर घुस गए, नीलगाय घुस गई है और वो फसल को खा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन फिर भी सर्दी ज़्यादा होने के कारण वह उठ नहीं पा मतलब उठने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे आलस आ रहे थे। वो सोच रहा था कि कौन उठ कर के जाए, कौन जानवरों को भगाए। अर्थात वह मतलब ये सारे कामों से इस समय सर्दी की वजह से सर्दी की अधिकता की वजह से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत में चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। अब यहाँ पर देखिए हल्कू उठ कर के जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जैसे ही ठंडी हवा का झोंका चुभने वाली ठंड का उसको एहसास होता है, महसूस होती है ठंड, तो वो वापस फिर से अलाव के पास बैठ जाता है। आलस करके फिर से अलाव तापने लगता है। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अर्थात वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सर्दी तेज थी, तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ कर के जाए और गायों को भगा दे। उसी राख के पास गर्म जमीन परद वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली गई थी और मुन्नी आ गई थी और कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने से क्या हुआ? मंडैया यानी चारपाई। हल्कू ने बहाना किया। देखिए हल्कू ने क्या बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा था और जबरा मंडैया के नीचे चित्त लेटा हुआ था, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी थी पूस की रात। अब ये जो अंतिम लाइन है, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हमारे समक्ष खड़ा करती है कि जो हल्कू है, हल्कू इस नुकसान से भी दुखी नहीं है, बल्कि मुन्नी ने जब चिंतित होकर के कहा कि अब ये जो नुकसान हुआ है इसका मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, तो हल्कू ने खुश होकर के क्या कहा कि वो सब कर लेंगे, लेकिन रात को यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि मुन्नी ने जब चिंतित होकर के कहा कि अभी जो नुकसान हुआ है इसका मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, तब हल्कू ने कितने प्रसन्न होकर के, अर्थात उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था इस बात का कि खेत का नुकसान हुआ है, और खुश होकर के क्या कहता है कि कम से कम रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। अर्थात ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं बयां करती है कि किस प्रकार से जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनका आर्थिक शोषण होता है और सामाजिक जो ताना वाना है जिसमें इन लोगों की जो दुर्दशा है उसको भी हमारे समक्ष रखा है कि किस प्रकार से सर्दी में, भयंकर ठंड में ये लोग खेतों में सोते हैं, किसान गरीब मजदूर मेहनत करते हैं, फिर भी इनके हिस्से में कुछ नहीं आता, और जो लोग मालिक हैं वो अपने महलों में, ऊंची ऊंची इमारतों में आराम से, ऐशो आराम से सोते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका आर्थिक शोषण जो है उस पर एक बहुत ही अच्छी कहानी प्रेमचंद जी ने ये लिखी है, पूस की रात। यथार्थवादी कहानी इसे हम कह सकते हैं। तो चलिए, ये कहानी थी आपके लिए, आज के लिए इतना ही। साथियों, कहना चाहूँगा कि इसके अलावा और भी कहानियाँ हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो भी चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज भी आपको चैनल पर मिलेंगे, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।